हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रीयतावाद, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि क्षेत्रीयतावाद क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसके कौन कौन से कारण रहे हैं कि ये एक समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। तो थोड़ा सा हम पुराना कनेक्ट करेंगे कि क्षेत्रीयतावाद क्या है। क्षेत्रीयतावाद एक समस्या का नाम है जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है। तो क्षेत्रीयतावाद किस रूप में समस्या है कि यदि एक क्षेत्र विशेष के लोग अधिक जागरूक होकर अधिक अपने अस्तित्व को अलग रूप में पहचान देने के लिए अधिक जागरूक हो जाते हैं और इस रूप में वो अपना अलग अस्तित्व प्राप्त करने के लिए अलग राज्य की डिमांड करते हैं सरकार से, तो वह कहलाती है क्षेत्रीयतावाद। तो उसी क्षेत्रीयतावाद को हम पढ़ रहे थे कि क्षेत्रीयतावाद अलग अलग प्रक्रियाओं के रूप में सामने आती है। इसके बहुत सारे बातें एक साथ इसमें चलती है। कुछ बातें सामाजिक होती है, कुछ सांस्कृतिक होती है, कुछ राजनीतिक होती है और कुछ ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। तो ये सभी बातें जो हैं, ये सब क्या है, एक चुनौती के रूप में सरकार के समक्ष है, जो भारत राष्ट्र की एकता को तोड़ने के लिए एक समस्या विकट रूप में उभर चुकी है। तो सरकार का ये कार्य रहता है कि इस प्रकार की भावनाओं को कहीं ना कहीं पनपने न दिया जाए, जिससे कि जितनी भी भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे एक बड़ी समस्या का जन्म हो रहा है। छोटी छोटी सी चिंगारियां बड़ी आग का रूप ले लेती हैं। उसी प्रकार ये छोटी छोटी सी बातें क्षेत्रीयतावाद के रूप में अलग अलग उभर कर जो एक संकीर्ण विचारधारा का रूप होती है। तो संकीर्ण विचारधारा जो भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण को तोड़ने के लिए सामने उभर के आती है और इसीलिए इसे रोका जाना आवश्यक है। तो हमें जानना होगा कि क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसे हम 7 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला भौगोलिक कारण, दूसरा सांस्कृतिक कारण, तीसरा ऐतिहासिक कारण, चौथा आर्थिक कारण, पांचवा भाषा, छठा जाति और सातवां राजनीतिक। तो इन 7 मुख्य कारणों से ही क्षेत्रवाद एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो हमने इसके भौगोलिक कारण के ऊपर प्रकाश डाल लिया था कि भौगोलिक कारण की वजह से ही क्षेत्रवाद किस रूप में बढ़ रहा है। सांस्कृतिक कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक कारण पे भी हम लोग प्रकाश डाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब अगला हम पढ़ रहे हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक का अर्थ जैसे ही आता है तो हमारे ध्यान में आता है अर्थव्यवस्था से इसका अर्थ होता है कि किस प्रकार से धन को लेकर राज्यों में विभिन्नता की बात आ जाती है। तो जैसे कुछ राज्य बहुत बड़े, कुछ राज्य बहुत छोटे हैं। कुछ राज्यों में क्या है, बहुत ज़्यादा धन का आगमन होता है और कुछ राज्यों में धन की बहुत ही कमी रह जाती है। तो इस कमी और प्रचुरता के कारण जो राज्य के नागरिकों के बीच में एक दूरी बन जाती है, उसी से ये आर्थिक कारण और अधिक उभर जाता है। तो इसी के कारण ये एक समस्या और भी गंभीर रूप ले लेती है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं भारत में जो बहुत बड़े हैं और बड़े राज्य होने के कारण वहाँ पर रोजगार के साधन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का विकास तेजी से हो गया और तेजी से विकास होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिकता भी है और भी नए नए प्रोजेक्ट वहाँ पर सरकार लेकर आती है, क्योंकि जनसंख्या की वहाँ पर बाहुलता हो जाती है। तो इससे उस राज्य का विकास तेजी से हो जाता है। और इसके अलावा छोटे छोटे भी राज्य हैं जहाँ पर रोजगार की कमी है, जनसंख्या की कमी है और विकास की भी कमी है। इन तीनों कमियों के कारण कुछ वो राज्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं
या पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं कि जो राज्य ज़्यादा विकसित हो चुके हैं वो राज्य तो इतने अधिक विकसित हैं कि उनकी फॉरेन कंट्रीज से भी उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो उनसे काफ़ी समानता रखते हैं। और कुछ राज्य इतने छोटे हैं, इतने अल्प विकसित हैं कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसी वजह से वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण को अब हम पढ़ेंगे। भारत में कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक व तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, तो बहुत कुछ राज्यों में विकास की गति अत्यधिक धीमी है, जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वयं को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और इस असंतोष के कारण ही उनमें समय समय पर क्षेत्रवाद की भावना पनपने लगती है। जैसे राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र में विदर्भ के क्षेत्र और गुजरात में कच्छ का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास न होने के कारण ये यदा कदा अपने स्वतंत्र राज्य की मांग करते ही रहते हैं। तो इस रूप में ये जब ऐतिहासिक आर्थिक कारण के रूप में हम देखते हैं कि छोटे राज्य अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए कि अलग राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो हमें अपने राज्य की तरक्की करने में समय कम लगेगा। अगला पॉइंट है भाषा। भारत बहुभाषी राष्ट्र है और यहाँ पर लगभग 22 प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। प्रमुखतया 22 प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं और इन बोलियों में भी ऐसी बोली कोई भी नहीं है जो भारत की आधी जनसंख्या द्वारा बोली जाए। तो ये भाषा की विभिन्नता भारत के लिए एक समस्या बन जाती है। इसके प्रभाव सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। जब भाषा का प्रभाव सकारात्मक रूप में सामने आता है तो क्या महसूस किया जाता है? एक प्रकार का जुड़ाव महसूस करते हैं। एक भाषा के लोग अपने आप को संगठित या जुड़ा हुआ या शक्तिशाली महसूस करते हैं। और दूसरी जो भाषा है, जब इसका नकारात्मक रूप देखते हैं तो भाषा के नकारात्मक रूप में से क्या सामने आता है कि ये बहुत सारी विभिन्नताओं को जन्म देती है और इसी विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है क्षेत्रवाद की समस्या। तो किस रूप में भाषा हमारी लिए समस्या बनी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से 22 भाषाएं प्रचलित हैं, परंतु कोई भी एक भाषा जनसंख्या से आधे से अधिक भाग द्वारा नहीं बोली जाती है। भाषा की विविधता अत्यधिक सुदृढ़ होती है। यदि किसी क्षेत्र में भाषा के आधार पर एक रूपता पाई जाती है तो वह वहाँ का सकारात्मक रूप होता है। भाषा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थों में क्षेत्रवाद को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है। यदि हम इसके सकारात्मक रूप को देखते हैं तो सकारात्मक रूप में ये एकता और शक्ति को प्रदर्शित करती है और नकारात्मक रूप में देखा जाए तो ये भावुकता, आवेश और तनाव पैदा करते हैं। तो इस तनाव को दूर करने के लिए ही क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं जो भाषा के द्वारा उत्पन्न होती हैं उसे दूर करना ही होगा। तमिलनाडु और बंगाल के क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है और ये प्रमुख भाषाएं हैं जिसके कारण ये अपने आप को अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और कहीं कहीं ये तनाव भी पैदा कर देते हैं। तो तनाव की वजह से ही हमारी जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है और इस तनाव को रोकने के लिए हमें भाषा का जो नकारात्मक रूप है उसे कम प्रभावित हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद में
अगले पॉइंट के रूप में देखते हैं तो अगला पॉइंट है जाति। तो जाति भी भाषा के ही भांति एक समस्या का रूप में उभर के आती है। तो जाति जहाँ भी आती है तो जाति एक क्या है, एक जड़ की समान होती है, काफ़ी सुदृढ़ता प्रदान करती है, एक प्रकार का आधार प्रदान करती है मनुष्यों में। तो ये जो मानव जाति की एक कमजोरी कहें या मानव जाति का एक मुख्य भाव कहें, तो जाति की प्रधानता जब जिस क्षेत्र में हो जाती है तो वो अल्पसंख्यक जाति के लोगों को अपने प्रभाव से दबाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रभाव के कारण ही जो अल्पसंख्यक जातियां हैं वो अपनी पृथक पहचान बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और ये जाति जो है वो कहीं ना कहीं परिणामों का जो विपरीत परिणाम होते हैं, नकारात्मक परिणाम होते हैं, उसको अधिक प्रभावित करती है। तो हम पढ़ते हैं जाति किस रूप में क्षेत्रीयतावाद के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो जाति के आधार पर क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता होती है वह क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति उस स्थान पर उग्र रूप में देखी जा सकती है। जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति को फैलाने में जाति एक प्रभावक कारक बना है, और इस प्रभाव के कारण ही जहाँ पर हम आधार बनाते हैं एकता को, वहाँ पर ये आधार एकता को बनने ही नहीं देते, यानी भिन्न भिन्न जातियाँ और उनके भिन्न भिन्न प्रभाव को बढ़ाने का ये कहीं ना कहीं प्रयास करते रहते हैं। अगला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर राजनेता अपनी छोटी छोटी सी बात जब आम जनता राजनेताओं के पास लेकर आती है और राजनेता उस थोड़ी सी छोटी सी बात में कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो वो उस छोटी सी बात को तूल देकर बढ़ा देते हैं और वही बन जाती है राजनीतिक समस्या। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण जो होता है, ऐसा सोचते हैं राजनेता कि यदि हमें पृथक राज्य का दर्जा मिल जाएगा या हमारी एक अलग पहचान बन जाएगी तो हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है और हम उस कार्य को और भी आसानी से कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो राजनीतिक भविष्य हर नेता का अलग होता है और उसी के अनुरूप वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को राजनीतिक कारक के रूप में, क्षेत्रीयतावाद के रूप में बढ़ावा देकर पूरा करना चाहता है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि हम देखते हैं तो प्रत्येक राजनीतिज्ञ यही सोचते हैं कि यदि उनका पृथक राज्य बन जाएगा तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाएगी। प्रादेशिक दल जैसे डीएमके, अकाली दल आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित किया है। आज की परिस्थितियों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रबल बनाने में राजनीतिक कारणों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। जहां राजनीतिज्ञ एक ओर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, वहीं दूसरी ओर भोली भाली आम जनता को क्या करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं और उसी लाभ के कारण अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हमने इन 7 पॉइंट के माध्यम से क्षेत्रीयतावाद जैसी बड़ी समस्या के कारण हमने पढ़े कि किस तरह से क्षेत्रवाद एक बड़ी समस्या बन चुकी है, एक चुनौती बन चुकी है और इस चुनौती के कौन कौन से कारण हैं ये एक बार से फिर से हम देख लेते हैं कि क्षेत्रवाद भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली एक समस्या का नाम है जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में एक साथ कई सारी बातें लेकर चलती है,
जिनके प्रमुख कारण हैं भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, आर्थिक कारण, भाषा, जाति और राजनीतिक कारण। तो इस प्रकार से क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम अब हम पढ़ेंगे बाद में, और अब पढ़ चुके हैं, और इसके बाद भी अब हम इसको रोकने के उपाय पढ़ेंगे।